ये प्लेटफॉर्म की पर पुकार अगर है, ये आपको कोर्स याद भागवत है का जिस सार है स्ट्रेटजी कि पे आज हम युद्ध बात ही तो करने जा वीर रहे का हैं, सबसे पहले प्रमाण सब है। कुछ कौरवों की भीड़ हो या है पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका सभी है वो विषयों ही में तो ये। हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का नॉलेज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पर ही बीए सेकेंड ईयर में बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए इकोनॉमी पर हम फिर से सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले बीए सेकेंड ईयर की अर्थशास्त्र को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इसके मॉडल पेपर पर डिस्कस करेंगे। और वो कारण ये रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए आपको पता चल जाए कि आपको शुरुआत कहाँ से करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या डाटा है। तो दोस्तों, जिस सीरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस डाटा के साथ साथ हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, और ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल पेपर के जस्ट बाद में, पूरी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे मॉडल पेपर 2023 के एग्जाम के बच्चों के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। इसमें हम तो मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संपूर्ण अर्थशास्त्र में कौन सा पार्ट है दोस्तों? समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमी। तो समष्टि अर्थशास्त्र के सबसे इंपॉर्टेंट 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके उत्तरों सहित इन 40 प्रश्नों को अगर आपने अच्छे से डिस्कस कर लिया और देख लिया, सुन लिया और समझ लिया, याद कर लिया, तो दोस्तों इसके बाद में आपको इस पार्ट में एक भी ऑब्जेक्टिव अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इन 40 ऑब्जेक्टिव में से ही दोस्तों आपके 25 से 30 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में 100% बनने वाले हैं। इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप सेशन के एंड तक बने रहें, जरूरी है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि अर्थशास्त्र में इसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन एक कंडीशन जरूर जान लीजिएगा, हम मॉडल पेपर में हम कोई दोस्तों यहाँ पर और भाई कई टाइप से यहाँ पर आपके साथ में यूट्यूब पर मजाक किया जाता है मॉडल पेपर के नाम पर। तो दोस्तों, मॉडल पेपर का मतलब होता है कि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करें। ठीक है, कुछ डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करें। तो इंपॉर्टेंट डेटा आपको लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया था कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसकी प्रकृति को सबसे पहले उसके पैटर्न को हमें समझना होता है। पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे ऑब्जेक्टिव, आपके क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रकृति के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों पर ही 3 अलग अलग मॉडल पेपर में आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें सबसे पहले आपके लिए है वस्तु प्रश्नों की 40 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में उत्तरों के साथ ये आज का मॉडल पेपर। इसके बाद में जो इसका मॉडल सेकंड मॉडल पेपर होगा दोस्तों, वो होगा लघु उत्तरीय प्रकृति वाले प्रश्नों पर, और थर्ड जो होगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रकृति के प्रश्नों पर होगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और जी हाँ, शुरुआत करें उससे पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। 2 मिनट और लगेंगे दोस्तों इसको अच्छे से, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके अंदर ना रहे। बीए थर्ड ईयर के, विशेषकर थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है ये। हाँ, किसी यूनिवर्सिटी में ये 4 सेमेस्टर में भी हो सकता है ये वाला पार्ट, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों ने इसे थर्ड सेमेस्टर में ही इसको कोड किया है। ठीक है। तो दोस्तों, ये नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है। और बीए द्वितीय वर्ष के लिए थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रश्न पत्र प्रथम है, ये मुख्य विषय, मेजर सब्जेक्ट है। जब हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें आपको इसकी आवश्यकता लगने वाली है। ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र पर हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र को बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। आज हम सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ओके, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। डायरेक्टली शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। 40 विशेष क्वेश्चनों पर हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, और मैंने आपसे गारंटी ली है सावधानी से और अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझें। इसके बाद में इस वाले पार्ट से आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है वस्तुनिष्ठ प्रकृति के। ठीक है। चलिए, इसके बाद में मैं लघु उत्तरीय प्रकृति के प्रश्न प्रोवाइड करूंगा। तो उसमें भी दोस्तों इसी प्रकार रहेगा कि अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रकृति के आते हैं, तो वहां पर 10 या 15 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उनसे बाहर नहीं जाएगा।
ओके चलिए, पहला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन दिया गया है अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर का, या वस्तुओं की पूर्ति के नियम का, स्कूटरों की मांग की लोच का, या हापुड़ हापुड़ मंडी में गेहूं की कीमत का। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जहां पर डिस्कस करने की जरूरत होगी, मैं डिस्कस भी करेंगे। ओके, इसका पहला ऑप्शन क्लियर ही दिख रहा है, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर, अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके पास में वस्तु सेवाओं के उत्पादन के स्तर से, या फिर सामान्य कीमतों के स्तर से, या आय वृद्धि से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र, जब आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा था, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए इसलिए हो सकता है क्योंकि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ चुके थे, उसके बाद उसका मॉडल पेपर हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो रहा है कि पहले हम मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे, समझिए। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि आपने बिना पढ़े क्वेश्चनों को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं हूं, बताता चलूंगा, बस आप थोड़ा सीरियस होकर के इसे देखते रहें, ज्यादा लंबी सीरीज नहीं होगी, जल्दी इसको समाप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र, जिस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र जब हमने पढ़ा था, देखा था कि वो छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र जो है समग्रता को घेर लेता है, अर्थात ये राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये अध्ययन करता है अर्थव्यवस्था का, है ना। इस कारण से अगर समष्टि अर्थशास्त्र की हम बात करें तो वस्तु सेवाओं के उत्पादन से भी इसका संबंध होगा, सामान्य कीमतों से भी होगा, आय की वृद्धि से भी होगा। इसका अर्थ हुआ उपरोक्त सभी से, उपरोक्त सभी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्योग का विश्लेषण होता है, एक उद्योग का विश्लेषण होता है, ऑप्शन व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में, या समष्टिगत अर्थशास्त्र में, सी उपरोक्त दोनों में, या फिर उपरोक्त में से किसी में नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन उपयोगी है, किसके लिए? समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? समष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन है मौद्रिक नीति के निर्धारण में, राजकोषीय नीति के निर्धारण में, ऑप्शन सी आयात निर्यात नीति के निर्धारण में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, समष्टि अर्थशास्त्र का समर्थन किसने किया है? 4 विद्वानों के नाम है, किन्स, मार्शल, एडम स्मिथ, या पिगू। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किंग साहब ने जो है समष्टि अर्थशास्त्र का समर्थन किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे पर क्या है? समझिए, ऑप्शन ए बोझ है, या निर्भर है, या दुश्मन है, या कोई नहीं। तो दोस्तों कोई भी इसका आंसर दे सकता है, निर्भर है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्र एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे पर निर्भर है। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल है? निम्न में से कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल है? ऑप्शन ए वास्तविक प्रवाह, बी धन प्रवाह, सी दोनों, ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आय के चक्रीय प्रवाह में वास्तविक प्रभाव भी होता है और धन का प्रभाव भी होता है। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होने का पता किससे चलता है? पूंजी का स्टॉक में जब वृद्धि होती है तो उसका पता किससे चलता है? ऑप्शन दिए गए आपको, पूंजी की हानि होने से, या पूंजी लाभ होने से, पूंजी निर्माण होने से, या कोई नहीं से। तो इसका ऑप्शन दोस्तों पूंजी निर्माण से होगा, क्योंकि देखिए, पूंजी की हानि होगी तो क्या स्टॉक में वृद्धि होगी? नहीं होगी। पूंजी के लाभ होने से स्टॉक में वृद्धि होगी क्या? आपने एक पूंजी का निर्माण किया है 100 रुपए प्रति प्रोडक्ट के रूप में, और उसको 1000 रुपए प्रति प्रोडक्ट के रूप में बेचने से आपको लाभ हुआ है, तो क्या लाभ से आपकी वस्तु का स्टॉक बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, बल्कि पूंजी के निर्माण से बढ़ेगा। पूंजी निर्माण होगा तो जो आपका उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टॉक में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए मुद्रा की मात्रा, बी धन, सी
एक गोदाम में जमा किए गए गेहूं की मात्रा या उपरोक्त सभी में, तो ऑप्शन दोस्तों इसका डी हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक में जिसको शामिल किया जाता है, मुद्रा को भी स्टॉक में शामिल किया जाता है, धन भी होती है, और गोदाम में जो भी प्रोडक्ट सेव किया जाता है वो भी होता है। इस कारण से उपरोक्त सभी अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय मापने की विधि कौन सी विधि है? राष्ट्रीय आय मापने की ऑप्शन है उत्पादन प्रणाली या आय प्रणाली, सी व्यय प्रणाली, या डी उत्पादन प्रणाली। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्पादन प्रणाली और आय प्रणाली, ये दोनों है, उत्पादन और आय प्रणाली दोनों, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? दोस्तों उम्मीद करता हूं जीडीपी और जीएनपी के बारे में आप अच्छे से समझते होंगे। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और अगर नहीं भी आप समझते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम इसको समष्टि अर्थशास्त्र का ये सीरीज स्टार्ट करेंगे तो एक एक पॉइंट पर पूरे विस्तार से इसको समझने वाले हैं, ठीक है ना। वैसे हमने इसके बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी पढ़ाया है, और बीए फर्स्ट ईयर में जो भारतीय अर्थव्यवस्था वाली सीरीज चल रही है उसमें भी हमने जीडीपी के बारे में आप लोगों को लगभग काफी विस्तार से हमने बताने का प्रयास किया है। तो इस सीरीज में इसको और ज्यादा विस्तार पूर्वक समझेंगे। चलिए ऑप्शन ए है सकल विदेशी विनियोग का, ऑप्शन बी शुद्ध विदेशी विनियोग, सी शुद्ध निर्यात का, या डी विदेशों से शुद्ध आय का। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विदेशों से शुद्ध साधन आय का जीएनपी और जीडीपी में अंतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो विदेशी आय को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो एक देश की सीमा के अंदर जितना प्रोडक्ट बनाया जाता है सिर्फ हम उसकी बात करते हैं। इस कारण से विदेशों से जो भी शुद्ध साधन या शुद्ध आय होती है उसे हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जीएनपी में करते हैं। इस कारण से यही इन दोनों के बीच का एक प्रमुख डिफरेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी क्या होती है? तो ऑप्शन ए कुल राष्ट्रीय उत्पाद है, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, या एक वर्ष में एक देश की सीमा में उत्पादित वस्तु सेवाएं हैं। तो ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने बताया कि एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो जीडीपी में सम्मिलित किया जाता है। इसलिए जीडीपी क्या है? एक वर्ष में, एक साल में एक देश की सीमा के अंदर जितने भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है वो सबका सब क्या होता है दोस्तों? जीडीपी में संकलित होता है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साधन लागत के अनुसार शुद्ध राष्ट्रीय आय साधन है राष्ट्रीय आय का, कुल उत्पादन का, सरकारी क्षेत्र में उपार्जित आय का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का संबंध किससे है? दोस्तों संपूर्ण देश से, राज्यों से, संभागों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली कठिनाई क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना करने में जो प्रमुख कठिनाई आती है वो क्या है? ऑप्शन एक मुद्रास्फीति है, या अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व है, या बचत की नीची दरें हैं, या फिर अर्ध बेरोजगारी है। इसका ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व है। क्योंकि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं कि पूरे राष्ट्र में कितनी आय हो रही है उसकी गणना करते हैं, तो वो क्षेत्र हमें बड़ा परेशान करता है जिसकी मौद्रिक आय नहीं निकाल पाते, मौद्रिक कीमत नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। जहां पर सेवा ही सेवा के लिए प्रधान होती है, मतलब ये कि एक कार्य के बदले में उस कार्य को भी सेवा के बदले में ही किया जाता हो, तो वहां पर हम ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक फैमिली के अंदर एक गृहिणी जो कार्य करती है, उस गृहिणी वो जो गृहिणी कार्य करती है, एक हाउसवाइफ जो कार्य करती है, वो कार्य तो बहुत ज्यादा करती है परंतु उसके बदले में उसे कुछ रिटर्न नहीं दिया जाता है ना। लेकिन हमें यहाँ पर उसकी आय को भी इंक्लूड करना होता है राष्ट्रीय आय में। तो वो जो वैल्यू वहां डिसाइड की जानी चाहिए थी वो ना होने के कारण ही हमें राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने में बड़ी समस्या सामने आती है। इसी को कहा गया है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, या आयकर विभाग के द्वारा? सब जानते हैं दोस्तों सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ओके
चलिए अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? क्रम की शून्य सीमांत उत्पादकता, क्रम की शून्य सीमांत उत्पादकता, या ऑप्शन बी शून्य क्रम की शून्य कुल उत्पादकता, या क्रम की शून्य औसत उत्पादकता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि सीमांत उत्पादकता की यहां पर बात हुई है। क्रम की शून्य सीमांत उत्पादकता, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो छन छन कर आती है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा टॉपिक है, डिटेल क्लासेस में पढ़ेंगे। जो अगर यहाँ पर हर एक कंसेप्ट को समझाने लगे ना, तो यही दोस्तों 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस में पहुंच जाएगा। जबकि ये मॉडल पेपर है, इसको जल्दी से जल्दी एंड करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग, मुझे जहां तक लगता है, मॉडल पेपर में आप लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाते हो। जी हाँ, होना भी चाहिए। ये मॉडल पेपर का मतलब है सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाए और उसके आधार पर आप अपनी स्टडी को अंतिम रूप दे सके। मैंने स्टार्ट करने का नहीं कहा है, आपकी स्टडी को अंतिम रूप देने के लिए ही ये मॉडल पेपर होते हैं। जितना आपने पढ़ा है उसको समेट लीजिए, मॉडल पेपर के द्वारा समेट लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में जो है ये अधिकतम सहयोग आपका कर सके, अच्छे मार्क्स लाने में मदद कर सके। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कुल मांग है, वांछित है, नियोजित है, या इरादा है, या उपरोक्त सभी है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त, वांछित, नियोजित, इरादा, कुल मिलाकर कुल मांग यही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सकल मांग में वृद्धि की जा सकती है, सकल मांग में वृद्धि की जा सकती है बैंक दर में वृद्धि करके, या आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर, या फिर नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सकल मांग में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है? सकल मांग में वृद्धि किस प्रकार से की जा सकती है? बैंक दर में वृद्धि करके बिल्कुल नहीं की जा सकती। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगा तो क्या सकल मांग में वृद्धि होगी? मांग में वृद्धि इससे भी नहीं होगी। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेंगे, इससे भी नहीं होगी। तीनों टर्म बहुत प्यारी है दोस्तों, इकोनॉमी के प्राण है ये तीनों टर्म, ये अर्थशास्त्र के प्राण मान लीजिए इसको आप। इन तीनों टर्मों के बिना अर्थशास्त्र का कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन तीनों टर्मों पर एक एक लेक्चर होने वाला है आगे चलकर, वो भी कम से कम एक घंटे का, इतने इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सकल मांग में वृद्धि इन तीनों टर्मों से तो नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य निर्भर करता है। क्या कहा? एक खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य क्या निर्भर करता है? बचत करने की सीमांत प्रवृत्ति पर, या आयात करने की सीमांत प्रवृत्ति पर, या फिर करों के स्तर पर, या सभी पर? तो दोस्तों यहाँ पर सभी पर, तीनों पर ही ये प्रभाव डालता है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ेंगे। पूंजी की सीमांत दक्षता, पूंजी की सीमांत दक्षता। ऑप्शन ए, पूंजी की सीमांत दक्षता की दोस्तों यहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, नए निवेश से लाभ की अपेक्षित दर, या पिछले निवेश से लाभ की अपेक्षित दर, या बचत से लाभ की अपेक्षित दर, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, नए निवेश से लाभ की अपेक्षित दर। क्या कहा गया था यहाँ पर? पूंजी की सीमांत दक्षता, पूंजी की सीमांत दक्षता। तो सीमांत दक्षता कब होगी दोस्तों? जब नया निवेश होगा तभी तो नया लाभ होगा, जब नया निवेश होगा तभी नया लाभ होगा ना। तो दोस्तों ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलएम वक्र बाजार में संतुलन की स्थिति को दर्शाता है, माल बाजार के रूप में, उत्पादन बाजार के रूप में, मुद्रा बाजार के रूप में, या कोई नहीं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, मुद्रा के रूप में इसको दर्शाता है एलएम वक्र। अगला प्रश्न है, आईएस वक्र में क्या धनात्मक ढलान है, ऋणात्मक ढलान है, या शून्य ढलान है, या कोई नहीं। ऑप्शन डी, माफ करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आईएस वक्र में अगर ढलान की बात हुई है तो वो ऋणात्मक ढलान हमेशा ऋणात्मक ही होगी, धनात्मक तो हो नहीं सकती है ना, तो ऋणात्मक ढलान होगी। आईएसएलएम मॉडल में क्या शामिल है? 2 बाजार, 3, 4 या 5 बाजार? दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2 बाजार शामिल है। अगला प्रश्न है, आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य किसे बनाए रखना है? मतलब आरबीआई जो बैंक है हमारी, जो बैंकों की बैंक आरबीआई है, उसकी वो जो एक मौद्रिक नीति को अपनाती है, वो नीति क्यों अपनाती है? किसको बनाए रखने के लिए अपनाती, किसको संतुलित रखने के लिए बनाए रखती है? ऑप्शन दिया गया है, क्या धन को संतुलित रखने के लिए, या फिर विनिमय दर को संतुलित रखने के लिए, या फिर विकास को, या मूल्य स्थिरता को? दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मूल्य की स्थिरता बनी रहे इसके लिए आरबीआई जो है मौद्रिक नीति का संचालन करता है या मौद्रिक नीति अपनाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण कौन है? आरबीआई है,
वित्त मंत्रालय, संसद या फिर प्रधानमंत्री, अभी तो बताया आरबीआई है, ठीक है ना। जब भी मुद्रा की बात आएगी तो मुद्रा का संबंध किससे होगा दोस्तों, आरबीआई से होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक नीति के संकेतक है। मौद्रिक नीति के संकेत कौन कौन है, मुद्रास्फीति है क्या, जीडीपी है क्या, एमएफएस की दर या उपरोक्त सभी दोस्तों। तो इसमें मुद्रास्फीति मात्र मौद्रिक नीति के संकेतक है, क्योंकि मुद्रास्फीति के द्वारा ही जो है मार्केट में उतार चढ़ाव आने की स्थिति होती है, वो मौद्रिक नीति को दर्शाएगी। और मुद्रा नीति को एक कुछ उसमें परिवर्तन करके सरकार को मजबूर करेगी, आरबीआई को मजबूर करेगी नई मुद्रा नीति को अपनाने के लिए। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति की विशेषता क्या है। राजकोषीय नीति की विशेषता क्या है, स्थायित्व है, सरल या विवेकपूर्ण ढांचा है, अन्य आर्थिक नीतियों के साथ समन्वय या फिर उपर्युक्त सभी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 29, मुद्रास्फीति रोकने का उपाय। मुद्रास्फीति रोकने का क्या उपाय है। साख नियंत्रण करके क्या मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है, या फिर राजकोषीय नीति के द्वारा, या करारोपण के द्वारा, या सभी। ऑप्शन ए करेक्ट है, शाख नियंत्रण के माध्यम से मुद्रास्फीति को रोकने के का प्रयास किया जा सकता है। किसके द्वारा, शाख नियंत्रण के द्वारा भी। शाख नियंत्रण क्या होती है, अर्थशास्त्र दोस्तों खेल है सिर्फ और सिर्फ शब्दावलियों का, कुछ भी नहीं है। शब्दावली का अर्थ समझ जाएंगे, अर्थशास्त्र अपने आप समझ आ जाएगा। शब्दावलियों का ही एकमात्र खेल है, जिससे कि गणित में फॉर्मूले का खेल है ना, कि अगर आपको फॉर्मूले याद है तो गणित आपके लिए मजाक बन जाएगा। उसी तरह से अर्थशास्त्र भी दोस्तों वही है। अर्थशास्त्र की अगर टर्म आपको पता है, शब्दावलियां अगर आपको याद है, तो अर्थशास्त्र भी आपके लिए एक मजाक से ज्यादा, एक खेल कूद से ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मुद्रा प्रसार का एक रूप है, क्या है रूप, आय स्फीति है, या चलन स्फीति, विनियोग स्फीति, या सभी है। ऑप्शन बी चलन स्फीति। मुद्रा प्रसार, देखिए एक तरफ मुद्रा स्फीति हो रही थी, दूसरी तरफ मुद्रा प्रसार हो रहा है, ठीक है ना। मुद्रा स्फीति और मुद्रा प्रसार क्लियर है। मुद्रा स्फीति में महंगाई बढ़ जाएगी, मार्केट जो है वो डाउन हो जाएगा, मुद्रा प्रसार में मार्केट उठने लगेगा, महंगाई कम होने लगेगी। तो कुछ इसमें चलन होता है, ठीक है ना। तो चलन स्फीति जो होती है वही मुद्रा प्रसार का एक रूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा के मूल्य में कमी को क्या कहेंगे। मुद्रा के मूल्य में अगर कमी हो जाती तो क्या कहेंगे, अधिमूल्यन कहेंगे, विनिमय दर कहेंगे, अवमूल्यन कहेंगे, या सभी कहेंगे, अवमूल्यन कहेंगे। जब भी दोस्तों मोनेटाइजेशन होता है, या ऐसे कहें कि जब पैसे में, अगर हम पैसों की बात करेंगे तो सिर्फ इंडिया की बात करेंगे, अगर मुद्रा बोलेंगे तो विश्व के किसी भी देश को हम कह सकते हैं। जब भी मुद्रा की वैल्यू कम होती है तो उस वैल्यू कम होने को हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहेंगे, अवमूल्यन कहेंगे, ठीक है ना। डिमोनिटाइजेशन जिसमें हम मुद्रा की वैल्यू कम करेंगे। ओके चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जब मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है, पैसों की मांग कम है, पूर्ति ज्यादा है, तो क्या होगा, मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा, या स्फीति उत्पन्न हो जाएगी, या वस्तु सेवाओं के मूल्य बढ़ जाएंगे, या उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। जी हाँ, सभी हो जाएंगे। भाई मांग जरूरत कम है, पैसे ज्यादा डाले जा रहे हो आप, तो ऐसे में मुद्रा की वैल्यू तो कम होगी। जैसे कि यार एग्जांपल ले लीजिए ना, कि जैसे आपके घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, उनमें से कुछ मेहमान ऐसे हैं जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है, फिर भी वो हर हफ्ते आन टपकते हैं, तो क्या वो अपनी वैल्यू कम नहीं कर रहे, बार बार आपके यहाँ पर आकर कर रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से भाई हमको जरूरत नहीं है पैसे की, लेकिन फिर भी पैसे भरपल डाल दिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। भाई पैसे की वैल्यू कम होगी, ये पहला पॉइंट हमारा करेक्ट हो गया। उसका मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो जाएगी। जी हाँ, पैसे ज्यादा आएंगे तो वस्तुएं कम है, जरूरतें कम है, पैसा ज्यादा है। अब जैसे मान लेते हैं कि यार हमें एक पेन खरीदना है, अब एक स्टूडेंट पेन खरीदने जाता है, ये पेन कितने का है भाई, 10 रुपए का पेन है, ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट आता है कि नहीं मुझे तो ये वाला पेन चाहिए, मैं इसको 100 रुपए दे रहा हूँ। तीसरा आएगा कि ठीक है मैं इसके 500 दे रहा हूँ। क्यों दे रहा है वो 500, क्योंकि उसके पास पैसा है, फालतू पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से उसकी वस्तु की रेट बढ़ने लगेगी, तो महंगाई बढ़ने लगेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो उसको क्या कहेंगे भाई, मुद्रास्फीति कहेंगे ना। क्लियर है, वस्तु सेवाओं के मूल्य अपने आप बढ़ जाएंगे। क्लियर है, तो तीनों स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होगी। इसी को कहा गया है मुद्रा की मांग में कमी होना और पूर्ति में बढ़ावा आना, ये इस तीनों का संकेत है। चलिए अगला प्रश्न है, जब मौद्रिक आय यथास्थिर रहती है, मुद्रा की जो आय है वो उतनी ही बनी रहे लेकिन उत्पादन घट जाए, तो क्या होता है, मुद्रास्फीति हो जाएगी, संकुचन हो जाएगा, दोनों या दोनों में से कोई नहीं, मुद्रा का संकुचन हो जाएगा। क्या
मौद्रिक आय, भाई मुद्रा की जो वैल्यू है वो उतनी ही है, ठीक है ना। लेकिन जो उत्पादन हो रहा था अभी तक, जैसे कि मान लेते हैं हम कि 100 रुपए से हम जितने प्रोडक्ट बना रहे थे, पैसे तो वो 100 रुपए ही लगा रहे हैं, लेकिन अब उतने प्रोडक्ट नहीं बन रहे, उससे कम बन रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, मुद्रा का संकुचन हो रहा है, यहाँ पर मुद्रा का संकुचन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है, चलन वेग में स्थिरता है, या फिर चलन वेग में कमी है, या चलन वेग में वृद्धि है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चलन वेग में वृद्धि होने से ही मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। चलन वेग में वृद्धि होने से, जब मुद्रा की पूर्ति अत्यधिक रूप से कर दी जाती है तो चलन वेग में वृद्धि होगी, तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, अत्यधिक घाटे की अर्थव्यवस्था से उत्पन्न क्या उत्पन्न होता है, अत्यधिक घाटे की अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारत में हर साल जो बजट बनाया जाता है वो घाटे का बजट बनाया जाता है, और अधिक से अधिक घाटे का बजट अगर हर साल अधिक से अधिक घाटे का बनता रहा तो उससे क्या होगी, मुद्रास्फीति होगी, या फिर संकुचन होगा, या बेरोजगारी बढ़ेगी, या सभी होगा। तो दोस्तों मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति किसके लिए हानिकारक है, मुद्रास्फीति किसके लिए हानिकारक है, व्यापारी के लिए, सरकार के लिए, बैंक के लिए, या फिर श्रमिकों के लिए। दोस्तों श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, बैंकों के लिए फायदेमंद होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति व्यवस्था है, मुद्रास्फीति व्यवस्था है जिसमें 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 धन का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति कौन सी व्यवस्था है जिसमें धन का मूल्य घटता है, या धन का मूल्य बढ़ता है, या फिर धन का मूल्य पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसमें ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा कि धन का मूल्य जो है घटने लग जाता। मूल्य, मूल्य की बात हो रही है यहाँ पर, धन की मात्रा की बात नहीं हो रही, धन के मूल्य की बात हो रही है, धन का मूल्य घटने लगेगा, ठीक है, तभी तो मुद्रास्फीति की व्यवस्था उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति को किस सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। तो दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि जो है श्रमिकों के लिए, ग्रामीणों के लिए, या फिर राष्ट्रीय आय अपस्फीति के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति को विशेषकर भारत में मापा जाता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 39, व्यापार चक्र के मोड़ कौन कौन से हैं, विस्तार या शिखर, ऑप्शन बी शिखर व संकुचन, ऑप्शन सी संकुचन व गर्त, ऑप्शन डी शिखर व गर्त, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा शिखर व गर्त। इनको दोस्तों हम कुछ ग्राफ के माध्यम से समझने वाले हैं, अंदर स्लाइड में चलेंगे, अंदर जब हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे फुल डिटेल क्लासेस में, जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इनको कुछ कुछ ग्राफों के माध्यम से समझेंगे, तब आपको ये एक एक चीजें क्लियर होती चलेगी। बस अभी मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट करने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप ऑब्जेक्टिव के मामले में ज्यादा भटके ना। जिनके देखिए लगभग सभी यूनिवर्सिटियां अपने क्वेश्चन पेपर में कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव जरूर देती है, 25 से 30 ऑब्जेक्टिव जरूर देती है। दोस्तों जिनके भी क्वेश्चन पेपर में 25 से 30 ऑब्जेक्टिव आते हैं वो निश्चिंत होकर के ये 40 क्वेश्चन वाली सीरीज को ही मात्र कर ले, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के मामले में मैं 100% बोल रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, व्यापार चक्र की चोटियों और गर्तों को सामूहिक रूप से जाना जाता है, अस्थिरता के रूप में, मोड़ के रूप में, संतुलन अंक के रूप में, या फिर वास्तविक व्यापार चक्र घटनाओं के रूप में। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, मोड़ के रूप में, मोड़ के रूप में जाना जाता है। जो गर्त सामूहिक गर्त होता है या सामूहिक चोटियां होती है किसकी, व्यापार चक्र की, व्यापार चक्र की सामूहिक चोटियां। जब एक ग्राफ चला दूसरा ग्राफ भी वहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये एक पर्वतों जैसी कुछ चोटियां बन जाती है। आपने ग्राफ देखा होगा, अर्थशास्त्र में बार बार ग्राफ देखा जाता है, तो अर्थशास्त्र में जो ग्राफ चलते हैं तो दोस्तों एक से अधिक वस्तुओं के, एक से अधिक बाजारों की, एक से अधिक मांगों की, जब ये ग्राफ चलते हैं एक साथ जब बढ़ते हैं तो उनकी जो समानांतर जो सामूहिक चोटियां होती है, ये बढ़ने वाली जो सामूहिक चोटियां होती है ना, उनको सामूहिक गर्त के रूप में मापा जाता है। जो दिखाया आपको, ये छोटी के बाद में जो आता है ये गर्त होता है, ठीक है ना, तो उसे गर्त के रूप में, गर्त के रूप में, मोड़ के रूप में, गर्त के रूप में इसको जाना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये 40 प्रश्न की श्रृंखला होती है समाप्त। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, जो भी स्टूडेंट लास्ट तक हमारे साथ अभी तक बना रहा, वीडियो को एंड तक देखा है, मैं पूरे विश्वास से कहूंगा दोस्त
100% आप जो है जिस प्रकार से आप जागृत हो, जो पढ़ रहे हो, बिल्कुल इसी क्रम में लगे रहिए। बीए में 60% लाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, आधे से ज्यादा भारत इसी बात को लेकर के रोता है। लेकिन मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने रिजल्ट दिया है ना, मैं सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करके नहीं, बल्कि मैंने रिजल्ट दिया है, उसी आधार पर मैं अपनी टेक्नोलॉजी पर, मैं अपने तरीके पर इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने जो भी आप लोगों को बताया है, जिन लोगों ने फॉलो किया है, 90% से ज्यादा बीए में लेकर बैठे ही, यूनिवर्सिटी टॉप करके बैठे हुए हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप वीडियो को एंड तक अभी आप देख रहे हैं, तो मैं पूरी उम्मीद से कहूंगा कि दोस्तों आप इसको जरूर अपनाएंगे, इसी को अपनाइए। बस ऑब्जेक्टिव आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं को नोट डाउन कर लीजिए। आप जितने 40 प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, इन्हीं 40 प्रश्नों को बस नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में एक अन्य मॉडल पेपर आएगा, इसी पार्ट का आएगा दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे लघु त्रिप्रकृति के प्रश्नों पर, लघु त्रिप्रकृति के प्रश्नों पर। अभी हमने पीपीटी बनाई नहीं है, जैसे पीपीटी बनेगी मैं आपको अनाउंस भी कर दूंगा कितने क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं, और उसके तुरंत बाद में दीर्घ उत्तरी प्रकृति के, जिससे कि आपका पूरा एक मॉडल पेपर तैयार हो जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, लघुत्री प्रकृति के और दीर्घ लघुत्री प्रकृति के, ठीक है ना। और सिर्फ प्रश्न ही प्रोवाइड नहीं करूंगा, किस प्रश्न का आंसर हमें किस तरह से लिखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उसका उत्तर भी प्रोवाइड करूंगा विद डायग्राम। जहां डायग्राम की आवश्यकता होगी, जहां चार्ट की आवश्यकता होगी, चार्ट बना करके, डायग्राम बना करके, जहां जहां जैसे भी आपको प्रेजेंट करना ना, पूरा फॉर्मूला बताऊंगा मैं आप लोगों को हर एक मॉडल पेपर में, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू।